नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तक के कुछ विषय के भाग 2 में किसान, जमींदार तथा राज्य की चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इतिहास हमेशा रहस्यों से भरा हुआ होता है और इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे पुरातत्वविद, इतिहासकार लगातार साक्ष्यों की और स्रोतों की खोज में जुटे हुए होते हैं। कभी हमारे साक्ष्य निर्भर हो जाते हैं इमारतों के अवशेषों पर तथा कभी निर्भर हो जाते हैं लिखित साक्ष्यों पर। इन्हीं लिखित साक्ष्यों की कड़ी में एक नाम आता है मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ अबुल फजल। अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में एक रत्न थे, उन्होंने आईने अकबरी लिखी। आईने अकबरी अकबर के शासन के 42वें वर्ष में लिखी गई और जिसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। यह बादशाह के हुक्म से लिखा गया वह इतिहास था जिसमें दरबार, प्रशासन, सेना, संगठन, राजस्व व्यवस्था तथा स्रोत का वर्णन तो है ही, साथ साथ इसमें एक पहले भाग में 10, दूसरे भाग में 30 और तीसरे भाग में 16 आइन का अर्थ होता है नियम, चौथे में रनवास, रसोई, पशु, ऋतुओं, फसलों और सब्जियों की भी जानकारी दी गई है। और इसके अंतिम और 5वें भाग में तत्कालीन सभी धार्मिक प्रवृत्तियों तथा साहित्य का भी वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की अगर हम स्थिति को देखें या इस ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें से आइन को हटा दिया जाता है या साहित्यिक ग्रंथों में से आइन को हटा दिया जाए, उसका नाम हटा दिया जाए, तो मुगल काल की श्रेष्ठता, अकबर की महानता को आने वाली पीढ़ियों तक और पहुंचाने वाला उसके समान कोई दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं होगा। आईने अकबरी के आधार पर ही आज हम इस चैप्टर में आए हुए मुख्य पॉइंट्स किसान, भू राजस्व, जमींदारी, महिलाएं और उनकी स्थिति की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है किसान तथा कृषि उत्पादन। एक कहावत है प्यारे बच्चों कि किसान भारत की आत्मा है जो गांव में निवास करते हैं और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी अगर हम सहेज कर रखे हुए हैं और उनकी गौरवगान की व्याख्या करते हैं तो उसमें किसानों का नाम सबसे प्रमुखतया लिया जाता है। किसान जो कृषि की शक्ति होते हैं। 16वीं और 17वीं सदी जब मुगलों का दौर शुरू हो चुका था, हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए होते थे, अर्थात कुछ छोटे किसान और कुछ जमींदार दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। और वो किसान जो उस समय की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग थे। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक खुद कास्त और दूसरा पाही कास्त। खुद कास्त वो किसान होते थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी और पाही कास्त वो खेतीहर होते थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। दूसरा पॉइंट है हमारा जो आईने अकबरी के स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त करवाने में मदद करता है, वो है सिंचाई। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था जो आज भी है।
लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती थी और उनके लिए कृषि के कृत्रिम उपकरण बनाए जाते थे, जिसमें से एक उपकरण का आज भी हम कहीं कहीं देखते हैं तो वो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। वो व्यवस्था है रहट। आज भी अगर हम आगरा, चांदयर, बयाना, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बहुत सारे इलाकों में लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते थे। उस समय में भी जो बाबरनामा से कुछ अंश लिए गए हैं, उस बाबरनामा की संरचना से ही हमें इस रहट सिस्टम का पता लगता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं किस तरीके से किसान रहट को चला रहा है और पानी निकाल रहा है। प्यारे बच्चों, आज के समय के अनुसार ही उस समय भी मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक पतझड़ और दूसरा बसंत, या हम कह सकते हैं खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। और स्रोत हमें बताते हैं कि जिनसे कामिल का अर्थ है सर्वोत्तम फसल। जो लफ्ज हमें मिले हैं वो जिनसे कामिल नामक फसल में कपास और गन्ने जैसी फसलें जिनसे कामिल व्यवस्था में शामिल थी, अर्थात इन्हें सर्वोत्तम प्रकार की फसलों का नाम दिया गया है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची, जैसे मक्का भारत में अफ्रीका से आया। अगर हम और स्रोतों की चर्चा करें तो स्रोत हमें बताते हैं कि मुगल शासन काल से पहले तंबाकू भारत में नहीं था। लगभग 1604 में अकबर और उसके अभिजातों ने, यानी कि अकबर के शासनकाल में तंबाकू का इजाद हुआ। पहली बार तंबाकू को देखा गया और ऐसा लगता है कि इस समय तंबाकू या धूम्रपान के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा और इस लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन यही स्रोत हमें आगे जानकारी देते हैं कि उसकी पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की एक मुख्य वस्तु बन गया था। प्यारे बच्चों, जब हम किसानों की अहम भूमिका की बात करते हैं तो किसान भी एक समाज का और समुदाय का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। ग्रामीण समुदाय का किसान हिस्सा थे और इस समुदाय के 3 घटक थे। पहला खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल के नाम से भी जाना जाता था। गांव की पंचायतें, उनमें बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, अर्थात गांव के बड़े बुजुर्ग ही पंचायत के सदस्य होते थे और गांव के जो महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। पंचायत का जो सरदार है वो एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे, और मुकद्दम, मंडल या मुखिया, उसका चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना होता था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जातियों की हदों के अंदर रहें, अर्थात उस समय जाति व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण स्थान अदा करती थी, या कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था उस समय में प्रचलित थी। पंचायतों को जुर्माना लगाने के, समुदाय से निष्कासित करने के, समाज से निकालने के जैसे गंभीर दंड देने के अधिकार थे। प्यारे बच्चों, आज पंचायत के अधिकार सीमित हैं, लेकिन उस समय गंभीर दंड देने के अधिकार पंचायत के पास थे। अगर हम पंचायतों को छोटा गणराज्य कहें तो गलत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जब बात उत्पादन की जाए और उसमें महिलाओं का योगदान न हो तो ये बात असंभव लगती है। आईने अकबरी में हमें कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में जो जानकारी मिलती है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाएं और मर्द
कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का भी काम करती थी। इसके अलावा सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी साफ करना, गूंथना और कपड़ों पर कढ़ाई जैसी दस्तकारी के काम भी महिलाओं पर ही निर्भर किए जाते थे। कुछ दस्तावेज हमें, वैसे तो महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है इस समय में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज हमें मिले हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से, जिसमें महिलाओं ने पंचायत को मुआवजे की भी दरख्वास्त की है। और कुछ दस्तावेजों के आधार पर हमें जो पंजाब से उदाहरण मिलते हैं उसमें पता लगा है कि भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का भी हक मिला हुआ था। अब हम बात करते हैं मुगल भारत में जमींदारी व्यवस्था की। मुगल भारत में कृषि संबंधों की दास्तान तब तक अधूरी रहती है जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके का हम जिक्र ना कर लें जिसकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन कृषि उत्पादन में उसकी सीधे हिस्सेदारी नहीं होती थी। वो थे जमींदार। जमींदार जमीन के मालिक होते थे। भारतीय समाज में ऊंची हैसियत की वजह से उन्हें कुछ सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली होती थी और जमींदारों की समृद्धि की एक वजह थी उनकी व्यक्तिगत जमीन, जिसे मिल्कियत कहा जाता था। दूसरी उनकी ताकत सैनिक संसाधन थी और उनकी ताकत का एक जरिया थी। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे, सैनिक टुकड़ियां होती थी जिसमें घुड़सवार, तोप और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आइन में हमें कहां से जानकारी मिलती कि उनके पास कितनी सैन्य संसाधन थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला एक तबका था और इसी वजह से आजादी के बाद भारत में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और 17वीं शताब्दी में भी भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए। हमारा अगला पॉइंट है बच्चों, भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली का जब हम जिक्र करते हैं तो जमीन से मिलने वाला भू राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इसी कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से बढ़ते हुए साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे और हर प्रांत में जुती हुई जमीन या जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी ही जमीन के आंकड़ों को संकलित किया जिन्हें 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। वो 4 आधार हैं पोलज, चांचर, परती और बंजर भूमि। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पोलज भूमि क्या होती थी, जिसमें हर साल कृषि की जाती थी और जिस पर बुआई नहीं होती थी उसे परती कहा जाता था, और 2-3 साल के अंतराल पर जिस भूमि पर बुआई होती थी उसे चांचर कहा जाता था। या अधिक समय या कृषि उत्पादन के लिए अयोग्य भूमि को बंजर भूमि की संज्ञा दे दी जाती थी। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे कृषि में उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे दुनिया के दूसरे मुल्क भारत की ओर आंख उठाकर देखने लगे। यहाँ के मसाले, यहाँ से उगी हुई कपास, गन्ना, उन सभी पर उनकी आंखें थी और उन्हीं दौर में मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई और इस चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। ये भारत के लिए अच्छा ही था क्योंकि यहाँ चांदी के कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इटली का एक मुसाफिर जोवानी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा, उन्होंने अपने लेख में चांदी की भारी मात्रा में बाहर से
आने पर अपना एक लेख लिखा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने अपने लेख में चांदी का जिक्र किया है। इस तरीके से मुगल साम्राज्य के गठन और उनकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर अबुल फजल की आईने अकबरी इतिहास में अपनी एक विशेष जगह बनाने में कामयाब रही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।